आप सभी को जय हिंद। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश से संबंधित मैं पहले भी 2 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं, तो आपको उन्हें भी देख लेना है जिससे कि मौर्य वंश से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आपका एग्जाम में छूटे ना। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा ना पाएगा। तो आइए हम पहला प्रश्न समझ लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, मौर्य समाज की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है। तो मौर्य समाज की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है, तो 2 स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो साहित्यिक स्रोत हैं हमारे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने, अर्थशास्त्र में किस मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में क्या बताया है, राजनीतिक के बारे में बताया गया है, यह चाणक्य की पुस्तिका है। पुस्तकों के नाम कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इन पुस्तकों के नाम ध्यान से ज्ञात कर लीजिएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैगनीज हैं। तो इंडिका पुस्तक में भी मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो विशाख दत्त की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, तो विशाख दत्त की पुस्तक है। जैन और बौद्ध ग्रंथ में भी बताया गया है, जैन और बौद्ध ग्रंथ में भी बताया गया है मौर्य वंश के बारे में। पुरातात्विक स्रोत हैं अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ के अभिलेख और रुद्रदामन के अभिलेख। इसमें क्या बताया गया है, ये पुरातात्विक स्रोत हैं जिसमें मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था। आपको सिर्फ 3 शासकों के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और सम्राट अशोक। इन तीनों के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, तो मौर्य वंश आप इन तीनों में ही कंप्लीट कर लोगे। यहीं से प्रश्न बनते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, सीरिया के शासक एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था। उस राजदूत का नाम बताना है, तो उसका नाम है डाइमैक्स। क्या है, डाइमैक्स। डाइमैक्स को भेजा था किसने, सीरिया के शासक ने, सम्राट बिंदुसार के दरबार में। हमारा 4वां प्रश्न है, सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। आज के समय बिहार में हुआ था। 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था सम्राट अशोक का जन्म। हमारा 5वां प्रश्न है, अशोक का राजाभिषेक कब हुआ था। अशोक का राजाभिषेक कब हुआ था। तो अशोक का राजाभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक के माता पिता का क्या नाम था। सम्राट अशोक के माता पिता का क्या नाम था, तो सम्राट अशोक के माता पिता का नाम था बिंदुसार, पिता का नाम था, और सुभद्रांगी माता का नाम था। इनका दूसरा नाम धर्मा भी है। माता का दूसरा नाम क्या है, धर्मा। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। हमारा प्रश्न है अगला, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो अशोक ने कलिंग का आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। इसी युद्ध में भारी नरसंहार होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली थी, यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी। तो उपगुप्त ने दी थी। ये प्रश्न बार बार पूछा गया, तो आपको ध्यान से इसे याद रखना है। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो उपगुप्त ने दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा था, तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघामित्रा को भेजा था। किसे भेजा था, पुत्री संघामित्रा और पुत्र महेंद्र को इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनी संपूर्ण प्रजा पर नहीं थोपा था। इनका यह पर्सनल धर्म था, ये पर्सनल रूप से मानते थे। 10वां प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कहाँ कराया। प्रश्न पूछा जाता है, तो 4 गुफाओं का निर्माण कहाँ कराया, तो बराबर की पहाड़ियों में कराया, गया में। कहाँ पर, गया। हमारा अगला प्रश्न है 11वां, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, या प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में। जैसे 4 लिपियों में लिखा गया था। इसे कितनी लिपियों में लिखा गया था, 4 लिपियों में लिखा गया। प्राकृत भाषा की लिपियाँ कितनी थी, 4। एक तो थी ब्राही लिपि, एक खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी और सभी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि की विशेषता क्या थी, ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेखों की लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1837 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों का स्वयं का नाम क्या बताया। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में स्वयं का नाम क्या बताया, तो स्वयं का नाम बताया है देवनाम प्रियदर्शी, जिसका अर्थ होता है देवताओं की पसंद। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो भाब्रू अभिलेख में बताया है। किस अभिलेख में बताया, भाब्रू अभिलेख में बताया है, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है। हमारा अगला प्रश्न है 15वां,
कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में है? कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में है? कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में है? तो कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें अभिलेख में मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है 16वां, अशोक ने सबसे बड़ा स्तूप बनवाया था। अशोक ने सबसे बड़ा स्तूप कहाँ बनवाया था? हमारा अगला प्रश्न है 16वां, अशोक ने सबसे बड़ा स्तूप कहाँ बनवाया था? तो अशोक ने सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप मध्य प्रदेश में बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? मध्य प्रदेश में बनवाया था। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? प्रश्न ऐसा बनता है तो सांची स्तूप। यह कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में यह स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है 17वां, सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ कहाँ बनवाया था? सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ कहाँ बनवाया था? सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ कहाँ बनवाया था? हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ कहाँ बनवाया था? सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ कहाँ बनवाया था? तो इसका उत्तर है सारनाथ में। कहाँ पर बनवाया था? सारनाथ में, जिसमें उसके कितने 4 सिंह हैं। अशोक के स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं, जिसमें से 3 दिखते हैं और चौथा पीछे रहता है, इसलिए वह दिखता नहीं है। सिक्का पे जो छपा रहता है उसमें 3 दिखते हैं, पीछे नहीं दिखता है, तो वो भी सारनाथ से ही लिया गया है, अशोक के स्तंभ से, जो कि शांति का प्रतीक है। क्या है? शांति का प्रतीक है। क्या है? अशोक का स्तंभ क्या है? शांति का प्रतीक है। यह बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण उसने बनवाया था। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? और यह भी प्रश्न बनता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो अशोक के स्तंभ से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न 17वां, चाणक्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है।